First of all, good morning, sir. Good morning. And thank you for giving the time. That's okay. So, how you start your day? We saw starting with yoga. Yes, so it's with yoga, and after that, meeting with some people. Okay. So morning, they know that I am the early riser. Okay. So people used to come me with their grievances and raise their grievances. After that, having breakfast and I'm ready for office. So you were an early riser from the childhood? Yeah, from childhood. Okay. जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है. अच्छा. Can you like brief it? Yes. क्या आवश्यकता आविष्कार की है कि जब हम बचपन में जब पढ़ते थे स्कूल में, तो गांव से बाहर ढाणी में रहते थे. Okay. वहाँ लाइट नहीं होती थी. लाइट थी नहीं जब तक हमने ग्रेजुएशन किया तब तक. तो हमें चिमनी की उसमें पढ़ना होता था. हाँ. तो चूँकि अब रात को लेट तक पढ़ो तो शायद केरोसिन भी ज़्यादा खर्च होता है और चिमनी से प्रॉब्लम भी होती थी. इसलिए रात को जल्दी सोना और सुबह फिर अर्ली राइज करके और फिर आपकी थोड़ी देर बाद में रोशनी हो जाती. तो पढ़ने में थोड़ी आसानी रहती. तो वही आदत शुरू से बन गई. कल जब हम गाड़ी में बैठे थे आपसे बात कर रहे थे, मैं वो बचपन के दिन में वापस जाना चाहता हूँ. गरीबी, संघर्ष और अपने आप को तैयार करने वाली कहानी. हाँ, ये बात सही है. मेरा अक्सर ये मानना है कि सपने अभाव में पलते हैं. ओके. अभाव जहाँ होगा वहाँ वो उस चीज़ को पाने के लिए उसके सबकॉन्शियस माइंड में ही एक ड्रीम पैदा होता है. सपना आप नेचुरली उसी चीज़ का देखेंगे जो आपके पास नहीं है. जो रिच फैमिलीज हैं जिनके पास अबंडेंट सब कुछ रिसोर्सेज हैं, तो उनको उन चीज़ों का सपना लेने की ज़रूरत ही नहीं है. और हम जब जिस ज़िंदगी बचपन की गुजारी है, जहाँ बिस्तर भी सर्दियों में जैसे रज़ाई नहीं मिलती थी, पक्के मकान नहीं थे. पक्के मकान नहीं थे, कच्चे मकान थे और रज़ाई मिल होती नहीं थी. तो क्या होता है कि पुराने जो कपड़े हैं वो मदर उनको एक वो कोई कपड़े में इस तरह से गद्दे जैसा बना लेती, मोटा सा. उसको हमारे उपरांत बोलते हैं. ओके. वो ओढ़ के और सर्दी में सोया करते थे. तो इस अभावों की ज़िंदगी थी. पॉकेट खर्चे के नाम पे कभी कुछ सुना ही नहीं. फीस भरने के लिए स्कूल के लिए भी जब उस ज़माने में 5 रुपये फार्मर किसान. हाँ, किसान. और खेती भी वो सिंचाई वाली नहीं थी. अच्छा. बरानी खेती जिसमें कोई बरसात वाली खेती होती थी और कुछ नहीं था. तो पूरी तरह से अभाव थे. परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं मेरे अलावा. तो इसलिए उस अभाव में जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारी मौसी जो हम माँ से ज़्यादा मानते हैं, वो बचपन से हमारे साथ रही. अच्छा. और हम ही वो उसके बेटे थे. तो वो तो पास में नवलगढ़ कस्बा है, वहाँ रहते थे. अच्छा. तो उनका ये था कि भाई मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ. तो उन्होंने वो स्कूल जाना शुरू करा दिया. इसलिए वो सरकारी स्कूल. इस सरकारी स्कूल में, सरकारी स्कूल में पाठशाला. अच्छा. संस्कृत की पाठशाला, एक गुरुजी बैठते थे अकेले. 1 टीचर 1 पाठशाला. तब तो पाठशाला मतलब खुले आसमान के नीचे. हाँ, खुला नीम था, एक नीम था. नीम के थे. नीचे हाँ पढ़ने जाते थे. और तो गुरुजी हम कहते थे, नाम भी पता नहीं सभी का. वो जग जाहिर गुरुजी थे और लंबी सी चोटी रखते थे. और लेकिन उन्होंने जो नींव डाली और पढ़ने की ललक डाली, और उनका विजन इतना था कि उस समय उन्होंने मेरी मौसी जी को कहा कि इस बच्चे को पढ़ाना, ये कोई ना कोई बड़ा आदमी बनेगा. तो बस माँ ने मौसी ने सपना देख लिया बड़ा आदमी बनेगा. अब बड़े से उनका मुराद कुछ नहीं है, बस बड़ा आदमी बनेगा. तो उसको पढ़ाओ. कैसा बड़ा आदमी वो नहीं पता. अब वो नहीं पता. और गांव की आप देखो तो बड़ा आदमी क्या होगा, अभी कोई टीचर बन जाएगा या कोई पटवारी बन जाएगा. IAS IPS का ख्वाब नहीं होता. सोच उनके इमेजिन में नहीं होता. वो ज़्यादा सच होते हैं, पटवारी बन गया तो बड़ा आदमी बन गया, या मास्टर बन गया स्कूल में तो बड़ा आदमी बन गया. यही सपने थे. तो ये उनके सपने थे. हम पढ़ते गए और सरस्वती बैठती गई. और हम गांव के स्कूल में थे 10th में. तब गांव के स्कूल में हम 23 लड़के थे. 23 में से 20 फेल हो गए. ओनली 3 पास हुए, उसमें मैं फर्स्ट डिवीज़न. और मैं मेरिट में भी जैसे स्टैंड किया. इसका वजह क्या है इतने लोग फेल होने का? बेसिकली क्या है कि देहाती लोग और राजस्थान में इंग्लिश बहुत वीक है. ओके. या मैथ्स बहुत कमज़ोर है. इंग्लिश का हमारे यहाँ टीचर राजस्थानी तो व्यापारी होते हैं. व्यापारी होते हैं, लेकिन पढ़ल इंग्लिश में सबका हाथ तंग था. अच्छा. तो उसकी वजह से मैक्सिमम लोग इंग्लिश में फेल हो गए. टीचर भी नहीं थे.
तो हमने कैसे जैसे करके हम अपने हिसाब से कर लिया। कोई डिक्शनरी लाए, कुछ और लाए, ऐसे पढ़ते थे। कभी किसी सीनियर टीचर के पास चले गए, कहीं और चले गए। तो ऐसे कर करके उसको किया। टीचर नहीं थे एक्चुअली, सबसे बड़ी कमी क्या कि गवर्नमेंट स्कूल थी और इंग्लिश का कोई टीचर नहीं थे। तो उसमें सभी लुढ़क गए। 3 ही लड़के पास हुए और गवर्नमेंट सरकारी स्कूल थी। और जब 10th में मेरिट में स्टैंड कर लिया तो फिर लोगों ने सबने सब आना शुरू हो गया और कि नहीं साहब ये तो रियली इज इंटेलिजेंट। और ये तो हमें भी लगा कि यार तो ठीक है, पहले तो इतना ही जुगाड़ था कि भाई पास हो जाए तो ठीक है। पर वो बाद में पता चला कि नहीं, अपन तो कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे आगे बढ़ी। फिर हम जब शहर में गए और जब 11 जयपुर, मुकुंदगढ़, अच्छा जस्ट पास में 8 किलोमीटर हमारे शहर है। तो वहाँ स्कूल में गए तो हमें एक टीचर पढ़ाती थी मैडम द्रौपदी मलिक। तो 11th में पढ़ाया। फिर हम कॉलेज में गए। कॉलेज में गए उस दौरान उनका RAS में सिलेक्शन हो गया, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो मैडम का तो बड़ा शहर में हंगामा और बड़ा मैडम का गाजे बाजे के साथ स्वागत हो रहा है कि साहब। तो हमने कहा मैडम क्या बन गए आप ऐसे, इतना आपको लोग स्वागत कर रहे हैं, अखबारों में भी आ रहा है। तो मैडम ने कहा भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गई और अब SDM बनेंगी। अच्छा। तो हमने कहा कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो उन्होंने कहा तुम तो आसानी से बन सकते हो, देखो ऐसे पढ़ो, ऐसे करो। दैट वाज द डे। और मैंने एकदम एक सपना देख लिया कि ये मुझे बनना है। अच्छा, वहीं से शुरू कर दिया। तो ग्रेजुएशन करते करते हमारा वो सिलेबस ऑलमोस्ट तैयार हो गया जो होना चाहिए। और फिर PG के लिए जो है, फिर मैंने कहा वही आवश्यकता आविष्कार की चलनी है। जब अभाव थे तो ऐसी जगह देख रहे थे कि कहीं कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, कहीं कोई खर्चा उर्चा कम हो, ऐसी जगह मिल जाए। तो हमने वही उसमें आविष्कार हो गया कि सब अलीगढ़ से लगते हैं। वहाँ किसी ने गाइड किया कि साहब पैसे भी कम लगेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और कुछ स्कॉलरशिप्स भी हैं। राजस्थान के लड़कों के लिए भी अलग से कोई सिरोही नवाब की भी शुरू की हुई है। तो ये हम वहाँ चले गए और फिर वहाँ एक ही ध्येय रखा, किसी से दोस्ती नहीं, किसी से मिलना नहीं, सिर्फ स्टडी और लाइब्रेरी। और मैं 2 साल फिर मैंने मेहनत की। उस 2 साल में मैंने लेक्चरशिप के लिए नेट पे क्वालिफाई कर लिया और इधर मेरा RPS में हो गया राजस्थान में। और सारे एक ही टाइम एक साथ ही जो है ना, आई हैड 4 अपॉर्चुनिटीज टू चूज वेयर टू ज्वाइन। और बस RPS ज्वाइन कर लिया, बेटर लगा। और अब 30 इयर्स हो गए और प्रमोशन हो गया। और IPS बनने के बाद में सेकंड प्रमोशन, फिर DIG फिर बन गए। तो ऐसे ये पूरा चलता गया सब जर्नी। जी हाँ, जर्नी है चलती गई। तो आप सही कह रहे हैं कि सपने जो है मेरे अभावों में ही पलते हैं। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और बच्चे अगर ठान लेते हैं कि नहीं हमें ये करना है, तो मैं सोचता हूँ कि मुश्किल नहीं है। जिंदगी की इतने सालों के सफ़र में आपको लगता है कि जैसे हम बोलते हैं ना सर कि कई कबार हमने तो मेहनत करी है तभी वो मिला है, सही सी बात है, मेहनत से सब कुछ मिलता है। बट कई कबार लगता है कुछ ज़िंदगी की पजल में कुछ डॉट्स होते हैं, कोई अनजान आके उसको कनेक्ट करते या हाथ पकड़ते और वो खींच के ले जाते। ऐसे कोई है? यस, मैं तो बहुत टाइम ऐसा हुआ है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जब 11th में गया तो जाते ही हमें एक गाइड मिल गया। वो मैडम आज भी मुझे मेरी माँ की तरह से रिटायर हो गए। हाँ, ये चीज़ अभी स्टिल वी आर कनेक्टेड। और वो मदरली फिगर वैसे ही आज भी मेरे को वैसे ही प्यार करती हैं और वैसे ही उसी तरह से आशीर्वाद देती रहती हैं। ऐसे जैसे ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मैंने जैसे कल आपको बताया था, एक RAS ऑफिसर थे, उसने मुझे गाइड किया कि तुम अलीगढ़ चले जाओ, शायद तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो जब जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये कहीं अंधकार नजर आया हो कि अब मैं क्या करूँ, तो ईश्वर ने कोई ना कोई दूत भेज दिया। तो वेयर देयर इज विल देयर इज वे, ये बिल्कुल ज़िंदगी पे हमारी पूरी तरह से चरितार्थ हुआ है। और स्ट्रगल की लाइफ में आपको बहुत बार आपको डाउनफॉल देखना पड़ता है। आप रसातल में भी जाते हैं, पर अगर आप अपनी अडिग रहते हैं, अपने सिद्धांत को नहीं छोड़ते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि समाज और प्रकृति सभी इस चीज़ को पसंद करते हैं और एक दिन आपको जो है वो अच्छे से मानने लगते हैं। मुझे आपसे एक चीज़ सीखना है जो मैं लास्ट 2 दिन से काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ ऑब्जॉर्व करने का, शांत रहना। एक है शांत दिखना और शांत रहने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि इतने डामाडोल के बीच में ना आसान नहीं होता है। बट मैंने
जितना नोटिस किया है, कुछ लोग दिखाते हैं बट वो समझ आ जाता है थोड़ी देर बाद कि ये तो कोशिश कर रहे हैं कैमरा के सामने। बट आप इतने धैर्य के साथ, इतने शांत, बातें का थ्रोइंग, लहजा, आप जिस तरीके से बोलते हो चीज़ें, ये इसका क्या है? क्योंकि लोग कहते हैं जो लोग इतने शांत होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होता है। ये देखो साहब, आप ये तो मुझे साहब मत बोलो। हालात की वजह से होता है। हाँ। और धीरे धीरे हालात ने इतना सिखा दिया कि बड़ी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप कामली कोई चीज़ करोगे, देखो ऐसा है कि आपको जाना है, मान लो यहाँ से आपको जयपुर जाना है, गुस्सा कभी नहीं आता? आता है, बट फॉर सम मोमेंट्स गुस्सा आता है तो मैं गुस्सा ट्रांसफर कर देता हूँ सामने वाले, उसकी हेडेक कि तो अब डील कर इसको, और उसको कह के फिर मैं भूल जाता हूँ। उसको मैं कभी बांध के नहीं रखता, उसके प्रति भी नहीं रखता। हाँ। फिर एज यूजुअल। और अब जब मेरे सहकर्मी हैं, मेरे अधीन काम करने, वो ऑल नो दिस। फॉर जब गुस्सा आता है तो उसमें चुप हो जाते हैं और 10 मिनट बाद शायद वापस आके बताएं तो मैं फिर नॉर्मल। इतना ही गुस्सा रखता हूँ। गुस्सा आता है मुझे, गलत बात है। यहाँ लगता है कि हम जो चाह रहे हैं या हमारी जो प्लान है वो सफल नहीं हो रही है, तो गुस्सा आता है। बट उस गुस्से को मैं बांधता नहीं और प्रेजुडिस होकर उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं करता। अच्छा। नेवर। अब मैं आपको एग्जांपल कहूँगा, जैसे हमारे ये इनकाउंटर केस हुआ तो बहुत लोग जो हमारे सहकर्मी थे, हमारे अधीनस्थ थे, ऊपर थे, हमारे खिलाफ काम किया। ओके। एंड वी हैड डेफिनेट ओपनली दे वर अपोजिट। बट एज सुन एज आई गेट आउट तो मैंने सबको माफ कर दिया, एक के प्रति भी मैंने कोई गांठ नहीं रखी। फॉरगिवनेस कभी नहीं रखता। इवन बहुत सारे लोग उसके बाद मेरे अधीन काम किए। हाँ। तो फर्स्ट दे फेल्ट दैट यार ये अभी इसके सर तो कुछ खुद करेंगे। बट मैंने कहा अभी ये आज से तो नया ही पारी मेरे साथ। अब कोई गड़बड़ करोगे तो वो पनिशमेंट मांगेगी। ठीक है। पीछे की चीज़ में मैं नहीं जाऊँगा, मैं आई टोटली फॉर गया। उससे और कुछ हुआ कि नहीं हुआ, मुझे खुद को आत्मिक शांति बहुत मिला और टेंशन फ्री हो गया। नहीं तो आप टेंशन, इसका मैं ये करूँगा, उसका मैं वो करूँगा, तो मेरी जो पॉजिटिव एनर्जी लगनी चाहिए कहीं पॉजिटिव काम नहीं करना चाहिए, उसके लिए तो समय ही नहीं मिलेगा। बट ये आप कैसे करते हो? मैं वो टर्न सीखना चाह रहा हूँ। नहीं, इसका सिंपल यही है कि जैसे मैंने कहा कि अब ये कुछ चीज़ें भूलने की आदत रखो। अच्छा। भूलने की आदत बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं वही कर रहा हूँ, किसी ने आपका पूरा किया, किसी ने आपकी मनपसंद का नहीं किया, ठीक है, तो इसको आप ताज़ जिंदगी याद रखोगे तो वो सामने आएगा, या याद करोगे बार बार तो आपको टेंशन आएगा। यू जस्ट फॉरगिव। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अगर किसी की अच्छाई की तो उसको भी भूल गया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि भाई ये कुछ करेगा इन रिटर्न कुछ करेगा। जब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ 100% आप जो है वो शांत रहोगे। आप विचलित कहाँ होते हो? जैसे आपका बच्चा, जैसे मेरा बच्चा है, वाइफ है, परिवार के लोग हैं, यार मैंने तो उनके लिए इतना किया, मेरे लिए नहीं करते हैं, तो आपको विचलित होते हो आप। गुस्सा आएगा आपको, टेंशन होगा आपको। मैंने मेरा कर दिया, मैंने बच्चों को उस तरह से लालन पालन कर दिया कि वो अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज समझते हैं। अपनी फर्ज अपने खत्म करके आगे नहीं, अब उनका फर्ज है, वो करते हैं, वो करते हैं तो उनका फर्ज पूरा होगा। इसका हिसाब उनको देना होगा, इस दुनिया में भी, और कहीं अगर दूसरी दुनिया है तो हम मानते हैं तो वहाँ पे भी हिसाब उसको देना है। मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ कैसा बर्ताव किया उसका मुझे हिसाब देना है। सही बात है। मेरे बच्चे मेरे साथ कैसे करेंगे तो उनको देना है। तो ये उनका है, वो अपनी फर्ज पूरा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि करेंगे। वो इसलिए कि बट आप अगर पहले से एक्सपेक्टेशन कर जाओ, यार ये ऐसा नहीं करेगा, ये वैसा नहीं करेगा, तो उससे टेंशन विचलित होते हैं, आप शांत नहीं रह पाते। तो मेरा तो मैं समझता हूँ मूल मंत्र ये है कि मैं एक तो फॉरगिवनेस इतना ज़्यादा है मेरे में, इवन मेरे परिवारों में भी, जहाँ बड़े बड़े झगड़े, हम भी बेसिकली चौहान राजपूत हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ क्या फैमिलीज में क्लैशेस खूब रहे हैं, भाई आपस में लड़े हैं, जैसे हमारे फादर और हमारे ताऊ वगैरह। तो मैं तो जब भी इस पोजीशन में आया मैंने उनको भी साथ बैठाया। अच्छा। पीछे की चीज़ खत्म कराई। जो बरसों की लड़ाइयाँ थी उसको साथ बैठाया। गाँव में भी जो लड़ाई पर्सनल थी उनको सब साथ बैठाया। परिवार मोहल्ले में जहाँ भी था, तो मैंने ये है कि ये झगड़े मिटा करके नई शुरुआत करो। किस बात का टेंशन? भाई लाइफ इज़ टू लिव एंड टू एंजॉय एंड टू डू समथिंग। कुछ अच्छा करो। ये सब आप इसी में टेंशन में ज़िंदगी गुजार रहे हो आप। कि मैं बड़ा, वो छोटा, ये मैं इसका ये कर दूँ, मैं उसका वो कर दूँ, इसके बाप दादा ने ये किया था, मैं उनका ये कर दूँ। नहीं,
तो ये रखोगे तो आपको टेंशन होगा, आप शांत नहीं रह पाओगे। तो मेरा तो मूल मंत्र यही है, जस्ट फॉरगिव, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनीबॉडी। हाँ, और परिस्थिति कुछ भी हो परमानेंट नहीं होती। क्या बात है, अच्छी आज है तो बुरी आनी मानो, और बुरी है तो अच्छी आनी ही है। सही बात। ये दृढ़ सत्य है जो देखा है, बहुत बार लाइफ में देखा। बहुत बार बुरा टाइम आया, पर उसके बाद में अच्छा टाइम भी आया, बहुत अच्छा टाइम भी आया। इसलिए बहुत अच्छा टाइम आया तो भी मैं बहुत कुछ सेलिब्रेट नहीं करता, बहुत खुश नहीं होता। और बहुत बुरा टाइम भी आता है तो मैं कभी वीप नहीं करता, और अंदर से मजबूत होता हूँ, कभी कमजोरी नहीं दिखाई। तो सम कैसे रह सकते हैं? विपरीत परिस्थिति में भी आप ज़्यादा विचलित नहीं, बहुत अच्छी को भी बहुत सेलिब्रेशन नहीं। थैंक टू गॉड, आई गिव थैंक्स जस्ट टू गॉड, एंड नो सेलिब्रेशन, नो नथिंग। दिस माय फंडा। आपने एक लाइन बोली लास्ट में कि सक्सेस का शोर और फेलियर का गम कभी आपको तकलीफ नहीं दिया। क्या लगता है इतने 30 साल के सर्विस के बाद, इतने ज़िंदगी के बाद, ये हासिल क्यों हुआ? डेस्टिनी था आपका, होना ही था? मानते हो कुछ चीज़ें लिखे होते तभी मिलता है कि नहीं? मतलब हार्ड वर्क है? नहीं, ऐसा नहीं है। लिखा हुआ भाग्य भी आपका थोड़ा बहुत देता है साथ, बट कहते नहीं भाग्य तो बहादुरों का साथ देता है। आप घर में बैठे और कुछ कर नहीं रहे, फिर आप कह रहे हो मुझे खाना नहीं मिल रहा है, फिर आप भाग्य को दोष दें। आप जाइए, मेहनत करिए, अच्छी नीयत से बाहर निकलेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो भाग्य बाद में आपका साथ देता है, पहले आपको अपनी मेहनत करनी पड़ती है, ये इसमें कोई दो राय नहीं। कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य आपका कहाँ से साथ देगा? ये यानी कि आपकी हाथ की रेखाएं तो बदली जा सकती है, अपने भाग्य तो बदल सकते हैं आप, और वो दैट्स ओनली। एस्ट्रोलॉजी में मानते हो? आपने रेखा की बात किया है। नहीं, एस्ट्रोलॉजी को मैं वैसे कोई मतलब कभी एस्ट्रोलॉजी को तो मैं नहीं, लेकिन हम ये कुछ महान लोग हैं इस दुनिया में आज भी हैं। अच्छा। इस वर्ल्डली भी हैं एंड बियॉन्ड वर्ल्डली भी हैं, और मेरे साथ बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस भी है। ऐसी महान आत्माएं का मेरे पे आशीर्वाद रहा है। और कई लोग जैसे संत महात्मा मुझे कहते हैं कि कोई ऐसी हस्ती है जो आपके पीछे है, आप पे हाथ रखती है। और संत महात्माओं से मैं खूब डिस्कस करता हूँ, वार्तालाप भी करता हूँ, जो बताते हैं उस चीज़ों से मुझे संबल भी मिलता है और मदद भी मिलती है। तो मैं उनमें उनसे बैठ के, उनसे बात करके, उनसे कुछ लेता हूँ, उसमें मेरा बहुत यकीन है। बाकी और कोई मेरी एस्ट्रोलॉजी वैसे किसी को न दिखाया, न दिखाता, न कोई हाथों को रेखाएं। हाथों की रेखाएं जैसे कि मैंने बताया खूब बार बनी हैं, बिगड़ी हैं। तो नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये बात जरूर है कि जो महान आत्माएं हैं वो आज भी संसार में है, आपको उनको समझने की ज़रूरत है। अपने कल एक चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, वो टॉपिक में यहाँ बात करना चाहता हूँ। आपने कहा जब मैं अलीगढ़ गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहाँ तो मैं मुस्लिम था लेकिन वहाँ मैं मुस्लिम नहीं था। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ जिस एरिया में हम रहे, जैसे पले बड़े, भाई हम जैसे कहा कि हम बेसिकली कन्वर्ट राजपूत से, ओके, तो हमारी परंपराएं आज भी वही राजपूती हैं घर में। ओके। तो जो यहाँ जैसे राजस्थान में भी हम कहते हैं कि जो मुस्लिम्स हैं वो हमें कहते हैं कि भाई ये तो मतलब मुस्लिम्स हैं, वो नाम के हैं, ओके, मतलब वो वाले उसमें नहीं, मतलब हार्ड उसमें मानने वाले, और हम हैं भी नहीं। हमारी कम्युनिटी भी नेशनलिस्ट कम्युनिटी है, बेसिकली हम आर्मी बेस्ड हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारी आर्मी में आज़ादी के बाद से 316 शहीद हो गए। आज भी आर्मी में हमारे एक पूरी बटालियन है राज राइफल के साथ में। तो बेसिकली हमारा ब्रिंगिंग एंड ब्रॉट अप पूरा उस नेशनलिस्टिक माहौल में है, नेशनलिस्टिक चीज़ों में है, पूरी तरह से राष्ट्रवाद उसमें है। तो यहाँ फिर भी मतलब जैसे यहाँ मैं कॉलेज में पढ़ने गया तो मैंने जैसे कहा कि भाई हमने जहाँ भी मकान लेने गए और गए तो लोगों ने कहा भाई हम मकान तो ये तो मुस्लिम है। पुलिस ऑफिसर बनने के बाद? नहीं, स्टूडेंट है, स्टूडेंट। तो मैंने कहा यार ये पहली बार मुझे फील हुआ कि अच्छा मैं कोई मुसलमान हूँ, उसकी कोई वजह से कोई ये मेरी कोई डिस्क्वालिफिकेशन है। पर एनीवे हम तो हमेशा सब साथ रहते हैं, सारे दोस्त मेरे मैक्सिमम दोस्त हिंदू हैं, सभी साथ रहते थे, कभी कोई फील ही नहीं हुआ।
और मंदिर में भी जाते थे, कभी मस्जिद में भी जाते थे, आरएसएस की इवन पाठशाला में भी, वो आम जो शाखा लगती थी उसमें भी जाते थे। तो कोई ऐसा कभी लगा ही नहीं। फिर जैसे मैंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए तो वहाँ लोगों ने रैगिंग के हिसाब से करते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं और करते हैं। तो उन्होंने जो इस्लामिक चीज़ें पूछी तो हकीकत में मुझे पता नहीं थी, क्योंकि कभी इस्लामिक स्टडीज़ मैंने की नहीं थी। बेसिक्स थोड़ी बहुत पता थे। तो उन लोगों ने कहा यार तो ये तो काहे कि मुसलमान है, मुसलमान ही नहीं। ये चीज़ मुझे सोचने में मजबूर की कि पहली बार मुझे पता चला कि मैं मतलब जो है वो नाम का मुस्लिम हूँ, या वहाँ जाके पता चला कि आप मुसलमान ही नहीं हो। तो इसका मतलब है कि लोग हमें जज करते हैं। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इस्लाम का तो मतलब ये है कि आपका ईमान पक्का होना चाहिए अंदर से, और वो ईमान चीज़ मेरे और गॉड के बीच में है। आपको क्या पता मेरा अंदर से मैं क्या सोचता हूँ गॉड के बारे में, या मेरा बिलीफ क्या है, न इनको पता है न किसी और को पता है। तो नोबडी कैन गिव मी सर्टिफिकेट कि मैं क्या हूँ क्या नहीं। तो मैं समझता हूँ ये लोगों के कम ज्ञान की बातें हैं। बट ये है, लोग डॉगमेटिक थिंग्स को रिलीजन का प्रतीक मान बैठे। ये हिंदुइज्म में भी है कि आज के बहुत बड़ा हिंदू कौन है जिसमें जो बहुत चिन्ह लगाया गया, कोई भाई आपको माला लगाएंगे, आपका टीके लगेंगे, आपका ये लगेंगे, आपका वो लगेंगे, बट दैट्स नॉट हिंदुइज्म। हिंदुइज्म तो इससे कहीं आगे, जो आत्मा और परमात्मा के बीच का इशू है वही इस्लाम में है। कि आप जिस जिक्र की बात करते हैं, जिस आप इबादत की बात करते हैं, वो तो मेरे और उसके बीच में है। उसमें थर्ड पर्सन तो कोई है ही नहीं। तो मेरा ईमान है कि नहीं, मैं मुसलमान हूँ कि नहीं, ये तो मैं और ईश्वर जाने। दूसरा कोई क्या सर्टिफिकेट दे सकता है। बट आज के इस ज़माने में है, जो हमारे भी जो इस्लाम में कट्टरपंथी लोग हैं, वो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, सिम्बोलिज्म को। और जबकि एक्चुअली तो मनुष्य तो वही है, थ्योरी भी वही है, अध्यात्म भी वही है कि आत्मा और परमात्मा और इंसान और खुदा, उसके बीच का ही संबंध है। उसको जो है इन्होंने पब्लिक लाइफ में इतना कर दिया जो कि पब्लिक लाइफ का हिस्सा नहीं है। धर्म प्योरली मेरे और उसके बीच में। अब इसको उन्होंने, ये कल्चर इज समथिंग डिफरेंट। बाय फेथ वी आर मुस्लिम, बट कल्चरली वी आर इंडियंस। एवरीथिंग वी डू दिस, जो हम सारे इंडियन एक साथ करते हैं। तो हम फेथ हमारा डिफरेंट हो सकता है, बट नेशनलिटी के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से वी ऑल आर इंडियंस, वी ऑल आर हिंदूज, वो आर हिंदूज लिव बियॉन्ड इंडस, जो इंडस नदी के पार रहते हैं सभी। ये जगह काफी रिनाउंड है उसके लिए, इसके लिए बहुत रिनाउंड है। तो वो डॉक्टर इकबाल कहते हैं, आज वो सब कहते हैं कि हिंदी है हम, हिंदुस्तान है वतन हमारा, हम सभी हिंदी है, सभी हिंदी है, सभी हिंदू है। हिंदू मीन्स जो हिंदुस्तान के लैंड में रहता है। हमारा फेथ अलग अलग हो सकता है, आज अलग है, कल डिफरेंट हो सकता है, कल बदल भी सकता है, और हो सकता है 2000 सेंचुरी के बाद में और क्या पोजीशन होगी, वी डोंट नो। बट क्या हिंदुस्तान बदलेगा? हम कल्चरल नहीं बदलेंगे, हमारा हिंदुस्तान नहीं बदलेगा, वही चीज़ रहेगी। इसको समझने की ज़रूरत है। एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि मैंने आप लोगों से जब मिलता हूँ ना, तो कभी कभार कोई सिचुएशंस क्रिएट होता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई पर्सपेक्टिव होता है, और आपको उनका असलियत पता होता है। मीडिया कुछ दिखाते हैं, लोग आलोचना भी कुछ और करते हैं। कई कभार इस उम्र में जब अकेले बैठते हो, महसूस होते हो कि मैं असलियत मुँह खोल के बताऊं क्या है, क्योंकि आप बंधे हुए होते हो, आप बहुत कुछ नहीं बता सकते हो, बहुत कुछ बोलना चाहते हो, बट अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। नहीं, हम ऐसा नहीं है, हकीकत तो हम बताते ही हैं, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि नहीं, अपने आप को, दुनिया को नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से रोकनी भी पड़ती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मान लो आप हकीकत बयान करते हैं, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ जाता है। ओके, नहीं, मैं उस करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, आज से पुराना 10 साल पहले का अगर कुछ बात आप सोच रहे हो, कोई मान लो आपके मेहमान है, वो बात कर रहे हो 5 साल पहले यहाँ घटना हुआ था, आप वहाँ के एसपी थे या जो भी था, आपको पूरे घटना पता है, बट फिर भी एट अ टाइम आपको लगता है नहीं, चुप ही रहो, रहने दो, इनकी मन में जो है वो ठीक है। हाँ, नहीं ऐसा तो देखो, अब आप ऐसा है कि आप किसी को समझा नहीं सकते। हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि भाई मैक्सिमम लोग की मेंटालिटी वो है, वो पुलिस के खिलाफ है। हाँ, कि पुलिस मैन है तो वो गलत ही होगा, वो करप्ट ही होगा, वैसा होगा। इसके बहुत सारे रीजन, जैसे मैंने कल बताया आपको।
बहुत सारे रीजन है, लेकिन आपका फर्स्ट इम्प्रेशन समाज में इस प्रकार का है। अब आप एक्सप्लेनेशन दोगे तो उससे एक्सप्लेनेशन से पार नहीं पड़ेगी। आपको खुद को ये शो करना है, आपको साबित करना है यू आर रॉन्ग, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ मैन, यू आर रॉन्ग। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो ये मेरे सामने आदमी है ये मुझे गलत मान रहा है, ये मानता है कि मैं भ्रष्ट हूँ, मैं काम नहीं करूँगा, ये सब चीज़ें वो मान के चलता हूँ। तो आई हैव टू प्रूव कि नहीं यू आर रॉन्ग। और कहते लोग मुझे कि सर मैं तो गलत था, आपने हमारी बात सुनी और हमारा काम हुआ, आई वॉज रॉन्ग। तो आप यू हैव टू प्रूव बाय योर वर्क, बाय योर वर्किंग बिहेवियर। तो लोग खुद कहेंगे नहीं हम गलत थे। मैं तो इसी में विश्वास करता हूँ। आई स्ट्रांगली बिलीव एवरी पुलिसमैन डज माइंड रीडिंग। आप इतने लोगों को Yeah, जब मिलते हो yeah. शुरू में आप एक उसका स्केच बना लेते हो दिमाग में। सो इट्स फॉर अ फीडबैक ऑफ माइंड, व्हाट विल बी योर माइंड रीडिंग जब आप मेरे को एक दिन मिले हो या यू नो वी स्पेंड टाइम, क्या क्या आपको महसूस हो rather than knowing सब कुछ छोड़ के? सब फीडबैक फ्रॉम मी। आने वो ये माइंड रीडिंग तो खैर ये बात सही है हाँ कि बिल्कुल हो जाती है। हाँ और आपके बारे में भी मुझे ये लगा कि आप में वो ज़ील है जो कुछ ज़िंदगी की फ़लसफ़ा में हकीकत जानने की, यू हैव दैट टाइप ऑफ ज़ील, बट यू आर सर्चिंग फॉर दैट, स्टिल नॉट रीच ऑन द जेनिथ। And as far as you go on to reach the zenith and the zenith goes away, तो अच्छी बात है। What will be your advice for me? My advice is that आप जो काम कर रहे हैं ये इज गुड वर्क, आप इसमें 100% दीजिए। अभी शायद 100% आप शायद नहीं दे पा रहे हैं, 100% दें, फिर 200% दें, फिर रिजल्ट आप 100% की उम्मीद करें तो डेफिनेटली होगा। डोंट बी डबल माइंडेड एंड मतलब स्टेट जो अडॉप्ट किया आपने ये, तो उसको आप बहुत अच्छे से टॉप पे ले जाओ। और मैं सोचता हूँ कि आप ले जाओगे टॉप पे तो किसी दिन आप कोई कंपनी बहुत अच्छी बना करके, कोई प्रोडक्शन कंपनी बना करके कहीं फिल्म बना रहे होंगे तो हम आपके लिए कोई डायलॉग लिख रहे होंगे। आई होप दैट, बट ये मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए डायलॉग लिख सकता हूँ। आपकी लहजा की फैन मैं बहुत बड़ा हूँ, कल से मैं बता रहा हूँ। इट विल बी माय ऑनर। थैंक यू सो मच। यू विल बी गोइंग टू द ऑफिस। थैंक यू एंड ऑल। हो गया? हाँ।
कितने साल के हो गए सर आप अभी? अभी 56 years. You don't look like you are 56. Thanks. What is the main energy? मतलब अब लोग तो देख रहे हैं कि अभी हम शूट कर रहे हैं, बट आई हैव बीन फॉलोइंग यू फ्रॉम द मॉर्निंग. हम 10 बजे से शुरू किए एंड इतनी ठंड में बैक टू बैक इवेंट्स, देन अगेन यू आर, अभी एक मीटिंग कर रहे थे आप जी. और चल रहा है. क्या एनर्जी का मूल मंत्र है इस चीज़ का? बस एनर्जी का तो मूल मंत्र यही है कि बस जील है कि वर्क एंड वर्क. ठीक है. तो मैं कहता कभी थकान महसूस होती नहीं. हाँ. यही है पहले दिन से, ये है कि 100% पुलिसिंग और कुछ नहीं. सुबह से रात तक, रात में भी अभी कोई जरूरत पड़ जाए तो कहीं जाना पड़ जाए, हाँ. तो इजीली विल गो. एंड मॉर्निंग अर्ली कहीं भी जरूरत पड़ जाए, कभी भी जरूरत पड़ जाए, वी आर रेडी फॉर दैट. तो दिस जील इज फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, नथिंग एल्स. अंडरस्टैंड, कंटिन्यूइंग विद द ब्लेसिंग ऑफ द गॉड. हम गाड़ी में एक चीज़ बात कर रहे थे, जी. एनकाउंटर ऑफ दारा सिंह. या It was a situation where we went through lot of ups and down. या. Do you want to remember those days? क्या हुआ था? I remember that was you can say that was what testing for us. लाइफ की एक इम्तिहान था. तो बुरे दिन भी थे और कष्टदायी भी थे, लेकिन उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिला. मैं अक्सर कहता हूँ कि द बैड डेज हैव देयर ओन वैल्यूज एंड एन obliged to that bad time that had given me a lot of strength and given me understanding of just reading the relationships especially. तो ये मुझे बहुत पूरे समय भी बहुत सीखने को मिला और बहुत, मैं उसके बाद मजबूत होकर निकला. तो इसलिए मैंने कभी उसको उस रूप में नहीं लेता. ये दैट इज जस्ट एक्सीडेंट ना. आप रोड पे निकलते हो, कभी एक्सीडेंट आपकी गलती से हो गया, कभी सामने वाले की गलती से हो गया, तो इट्स हैपेंस. बट कभी ये तो नहीं सोचा होगा ना कि एक इंसान पुलिस बनना चाहता है क्योंकि टू डू सर्व द कम्युनिटी, बीइंग अ पुलिसमैन यू नीड टू गो बिहाइंड द बार्स. Yes, we thought many times, but certain times there are such situations that we don't have any control, and we have to go through the tasks. हमने पढ़ा होगा कि भी सीता जी को भी टेस्ट के थ्रू गुजरना पड़ा. तो क्या वो रॉन्ग थी? नहीं थी. लेकिन फिर भी टेस्ट देना पड़ा. तो मैं इसको वही मानता हूँ कि हम सही थे, इसीलिए कोर्ट ने सबने कहा कि यस दे वर राइट. और समाज के लिए हमने जो भी काम किया, समाज के लिए किया, पुलिस के लिए किया. हमारा व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं. हमने जो कुछ किया वो सोसाइटी के लिए किया, समाज के लिए किया, और इसलिए सब ठीक रहा. जैसे आज आप कह रहे हो, मुझे नहीं लगता वो सारे रातें इतना आसान था. नहीं, आप सही कह रहे हैं. इट्स वेरी टफ टाइम कि आप उस जगह हो जहाँ हमें ये भी फेस करना पड़ा कि वहाँ देयर वर सो मेनी क्रिमिनल्स टू whom we have put behind the bars. और फिर And they were laughing at us. Oh. Okay, what happened with you? But I thought that ups and downs of life give you a lot of strength. आप अगर बुरे दिनों को पहचान नहीं पाएंगे तो अच्छी दिनों की वैल्यू भी नहीं है. तो अप्स एंड डाउन कुछ आप मेरे करियर का शुरू से ही है, ज़िंदगी का भी कहिए कि अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते रहे. और इसने मुझे इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं किसी भी एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में मैं कभी नर्वस नहीं होता. अभी आप कह रहे थे एनर्जी का सबसे बड़ा राज यही है कि मैं कभी नर्वस नहीं होता. एक चीज़, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि आपने बोला ना बुरे वक्त इंसान को ताकतवर बनाता है. yes. उस वक्त पे ये महसूस किया कि हम कुछ सोचते हैं जब हम अच्छा काम कर रहे हैं, आपने पूरे सर्विस में अच्छा कर्म किए, कि कोई तो मुझे समझेगा, और उस वक्त पे ऐसा लगता था कि कोई आपको नहीं समझ रहा था और आप अकेले जूझ रहे थे. यस, एक टाइम था जब नोबडी वाज विद अस. जो कहते हैं ना कि आपके बदन के कपड़े भी आपके दुश्मन हो जाते हैं. तो वही पोजीशन थी, नोबडी वाज विद अस. लेकिन गॉड वाज विद अस, और लोगों की दुआएं, लोगों का अच्छी फीलिंग्स वो हमारे साथ थी. तो मुझे कभी ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमारे साथ कोई बुरा होगा. मैंने हमेशा यही कहा कि ये हमारा इम्तिहान है. इट्स टेस्टिंग फ्रॉम द गॉड, कि वेदर यू आर एबल और नॉट टू फेस दिस सिचुएशन,
It's not easy to remain behind the bars for 3.5 years. तो उस टाइम में मैं जैसे मान लो आप हवालात में और बेलेटेड सो रहे हैं, बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें हैं, उसमें कोई छिपकलियां दौड़ रही हैं कहीं। पुलिस ऑफिसर्स के लिए कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज नहीं होता? No facility, not home, but there was separation from other criminals. Okay. Separation due to security reasons, but never no separate special facilities. तो वो देखता था तो उस समय मेरी इमेजिनेशन पावर इतनी बढ़ी कि मैंने इस पे लिखा भी है कि दीवारों से बातें हैं। अरे वाह। तो आप उस अकेलेपन में और उस निराशा के उस जंगल में आप किससे बातें करोगे? तो वहाँ दीवारें हैं। तो दीवारों से बातें कैसे की जाए? कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ एंड कन्वर्सेशन विद द वॉल्स, इस पे मैंने फिर काफ़ी लिखा भी है। और ये इमेजिनेशन और ये पावर वो ईश्वर ने दी, और कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ, कभी नहीं। हाँ, एक समय ऐसा है कि लगा कि नहीं, दिस प्लेस इज बेटर। अच्छा, ऐसा क्यों? इसीलिए कि वहाँ मैं ऐसी दिनचर्या बना ली कि मैं सुबह योगा किया, उसके बाद मेडिटेशन किया आधा घंटा, और विद क्वाइट फ्रेश माइंड, और फिर वो कौन से जेल था ये? ये सेंट्रल जेल जयपुर। अच्छा, जयपुर। तो वो किया, उसके बाद में आपका खाना पीना, फिर आप पढ़ना। ओके। पढ़ना और फिर उस पर लिखना। अच्छा। और सर्टेन टाइम, और फिर सर्टेन टाइम पे आपको आपका सोना, और बहुत बस अपने पढ़ने के लिए किताब चाहिए वो पढ़ते थे। अच्छा। और बाकी इमेजिनेशन सोचना है, बातें करनी है, दीवारों से जवाब मिल जाता था। नींद आ जाती थी। यस, तो आई नेवर गेट बॉदर्ड, नेवर गेट नर्वस। इसलिए वो मैं एक समय लगा कि नहीं यार, सो ठीक है, वी कैन राइट समथिंग, वी कैन थिंक समथिंग, वी कैन गेट नॉलेज फ्रॉम द बुक्स। और वही समय था कि मुझे लगभग 200 किताबें पढ़ने का मौका मिला है, और मैंने सारी रिलीजियस टेक्स्ट विद कमेंट्री पढ़ी, बाइबल पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, महाभारत के 17 वॉल्यूम से सारे मैंने पढ़े। अच्छा। कुरान को भी पूरी कमेंट्री के साथ पढ़ा। बायोग्राफीज बहुत सारी, गांधी जी की, टॉल्स्टॉय की, एंड सो मेनी नेल्सन मंडेला की, और हमारे यहाँ विवेकानंद जी को पढ़ने का मौका मिला। सो मेनी थिंग्स वी आई स्टडीड, सो मेनी बुक्स आई स्टडीड। तो मुझे बहुत कुछ लर्न करने को मिला। साथ साथ लॉ भी पढ़ा। अच्छा। लॉ विद द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स वगैरह, क्योंकि वो केस मुझे खुद ही फाइट करना होता था। मैं खुद ही सब जगह अपीयर होता था, खुद ही खुद भी जीरा करता था मैं। अच्छा। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि पुलिस को सिर्फ बंद करने का एक्सपीरियंस है, मुझे बाहर निकलने का एक्सपीरियंस भी है। तो ये बहुत एक्सपीरियंस है। It's not easy to make you fool. Yes. Now my police force says that it's very tough in law. Nobody can make me fool. Is they're thinking that he know each and everything. And it's again my strength. मुझे कुछ मिला ही, अदरवाइज शायद मैं इतना नहीं पढ़ता कि सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट इस पर रूलिंग्स क्या हैं, लॉज क्या है, इंटरप्रिटेशंस क्या है, और क्या चीज़ एविडेंस मुझे लेनी चाहिए, क्या कमी छोड़ दी जिससे मुलजिम निकल जाएगा। तो मैं वो रास्ते भी पहले बंद कर देता कि भाई ये रास्ते बंद करें तो निकल जाएगा। तो आपने इसका कोर्सेज कंप्लीट की लॉ की? नहीं, जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ? नहीं, जस्ट फॉर नॉलेज, जस्ट फॉर नॉलेज। आई स्टडीड दैट, आई यूज दैट नॉलेज इन माय केस। योर केस, ओके। तो दैट्स व्हाई मैं खुद अच्छे जो गवाह, जो एक्सपर्ट्स आते थे, उनसे मैं खुद जीरे करता था। मैंने आज पूरे दिन जब आपके साथ स्पेंड कर रहा था ना, मुझे एक चीज़ लगा कि मुझे पुलिस ऑफिसर तो नहीं बनना है, बट मुझे जिंदगी जीना आप लोगों से सीखना है। अब पुलिसिंग तो ठीक है, इट्स अ पार्ट, तो पेट भरने का साधन है। हाँ। कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा, कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेगा, एवरीबॉडी हैज टू फिल हिज स्टमक। तो मुझे कुछ सवाल है सर इसको लेके, कीपिंग ऑल जेंडर इक्वलिटी असाइड, ऐसा लगता है कि हम जो मर्द हैं, दुनिया आपको एज अ गिवर देखता है हर टाइम। आपकी पेरेंट्स आपको बड़े करते हैं, देन दे वांट यू नीड टू टेक केयर ऑफ देम। योर sons and daughters, they want, their wife wants, I'm not asking you as a society. 56 you said? Yeah. 56 of years, कैसे देखते हो अपने आप को? नहीं, ये बात आप सही कह रहे हैं। मैं जैसे कि आपको पहले ही बता रहा था कि इस संसार में हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ पे टिका हुआ है। ओके। इवन हमारी फिलॉसफी कहती है कि सब
माँ का रिश्ता जो है वो बड़ा वात्सल्य का रिश्ता है, हाँ बट मैं कहता हूँ कि ये भी अल्टीमेटली आप देखते होंगे हाँ कि अक्सर माँ कहती है कि क्या मैंने तेरे को इसलिए पाला था तो मेरा केयर नहीं रख रहा है, हाँ हाँ क्या मैंने इसलिए पाला था कि तू मेरे लिए ये नहीं कर रहा है, हाँ आज से मेरे इस बेटे से कोई रास्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हाँ हाँ वाई? जब आपका तो वात्सल्य प्रेम है, निस्वार्थ है, हाँ ऐसा क्यों? क्यों? हाँ ये इसका मतलब ये है कि हर रिश्ता जो है किसी न किसी स्वार्थ पे टिका, गिव एंड टेक पॉलिसी। गिव एंड टेक पे, कि मैं आपको इसलिए ब्रिंगिंग ब्रॉट अप कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ दोगे। वाइफ सोचती है कि मैं आपका इसलिए साथ निभा रही हूँ या घर का इतना सारा देख रहा हूँ, बदले में मुझे ही मिले कर रहा हूँ, तो मुझे everywhere there is something given, that is compromise, Okay. it's a sort of social contract। हाँ हाँ इसलिए जब वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट गड़बड़ाता है तो फिर रिश्ते भी खराब होते हैं। हाँ और नथिंग बैड समथिंग चाहना हाँ किसी से, सोसाइटी से, सो नथिंग बैड, बट सिर्फ हम इसी पे हो जाते हैं कि बस मेरा ही स्वार्थ हो। हाँ अगर मैं ये सोचने लग जाऊं कि सेल्फ ऑब्सेशन। हाँ यस, मैं ये सोचने लग जाऊं कि मैं जो चाह रहा हूं तो आगे वाला मेरे से क्या चाह रहा है, हाँ मेरा लाइफ पार्टनर मेरे से क्या चाह रहा है, सही बात है। मेरी मदर की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर उन एक्सपेक्टेशंस को मैंने 50-60% भी पूरा कर दिया तो मैं लाइफ में पास हूँ, और मैं सिर्फ मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी करता हूँ, इट्स मीन आपके रिश्ते भी खराब है और आपकी ज़िंदगी में भी आपके सिवाय टेंशन के और नेगेटिविटी के कुछ नहीं है। सही बात। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि भाई मेरे लिए किसी ने कुछ किया कि नहीं किया, हाँ। लेकिन जिस रिश्ते के प्रति मेरा फर्ज है मैं वो निभाऊँ। वो निभाऊँ, इसलिए मैं उसमें खुश रहता हूँ। हाँ और अक्सर वो मेरी वाइफ के और मेरा इसमें रहता है कि भाई ये फलां रिश्ते का फलां आदमी है, ये तो अपने लिए कुछ करता ही नहीं, ये तो नेगेटिव बोलता है, तो अपन इसके लिए क्यों करें। डीआईजी साहब का वाइफ के सामने चलता है। नहीं, मैं आई गेट हर अंडरस्टैंड, The only question you fumbled. yes, but I get her understand, but ultimately she agrees with me। ultimately she agrees with me। तो ये अच्छी बात है, डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। there should be difference of opinion, but there should be synthesis। synthesis always there। there are contrary facts, and after discussions we reach on synthesis। Okay. तो इट्स ओके। तो वो मैं वहाँ भी कहता हूँ कि ठीक, ये उसका कर्म था और हमें अपना कर्म करना है। बस। जैसे अक्सर रहता है कि वो मेरे बेटे के लिए कहती है कि तू बड़ा होके मेरी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, तू कैसे करेगा। मैंने कहा अभी से इसको बांधो मत, हमें अपना जो फर्ज है वो, इसके लिए जो हमारा फर्ज है वो करो, हाँ और फिर ये अपना फर्ज निभाता नहीं निभाता ये उसके साथ है। हाँ हाँ हाँ। तो उसके लिए मुझे आज से क्यों सोचना चाहिए। मतलब आप एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। यस, जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबडी, जीरो एक्सपेक्टेशन। अक्सर मैं जो भी किसी के लिए किया हुआ भला होता ही है लाइफ में, बहुत लोगों का करते हैं, बट आई नेवर रिमेंबर। अक्सर होता है लोग आके मुझसे बताते हैं कि साहब फलां टाइम, बहुत डिफिकल्ट चीज है। यस, कि फलां टाइम आपने मेरे लिए किया था। हाँ। अच्छा यार, थैंक यू, आपने याद रखा। हाँ। और मैं अक्सर यही कहता हूँ, अच्छा वो अक्सर मेरी वाइफ कहती है कि फलां काम के लिए कहा था, उसका फोन नहीं आया जिसके लिए कहा था। मैंने कहा कोई फोन नहीं आया इसका मतलब काम हो गया उसका। अगर काम नहीं होता तो डेफिनेटली वो फोन करता कि मेरा हुआ नहीं। हो गया, अब किस लिए फोन आएगा, ये मान के चलो कि हो गया। और 100% यही होता है, वो काम हो गया होता है, तभी कॉल नहीं। तो ये हमारे संसार की रीत है। बाद में कोई थैंक्स भी नहीं कहता, बहुत कम लोग हैं जो थैंक्स कहते हैं, और उनमें भी बहुत कम लोग हैं जो ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर लाइफ में किसी के प्रति आपका ग्रेटिट्यूड नहीं है तो आप फिर मनुष्य होने के हकदार नहीं है। मेरा तो ये प्रिंसिपल है, मैं मेरे बच्चों को भी ये कहता हूँ कि किसी ने हमें अगर ठंडा पानी भी पिलाया है और हमें छाँव में भी बिठाया है तो ये उसका एहसान है। उसको ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए कि इसने कभी मुझे गर्मी में आवश्यकता के समय ठंडा पानी पिलाया था। तो ये ग्रेटिट्यूड है। वी शुड एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड टू द नेचर, टू द गॉड। हमें क्या नहीं मिला, सब मिला, बहुत कुछ। मैं अगर नेगेटिव सोचूंगा तो पता नहीं मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं। और मैं सोचूंगा इधर देखिए इनके पास कुछ नहीं, उनसे मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत आगे हूँ, मुझे 2 आंखें, 2 पाँव, हेल्थ, सब कुछ दे रखी है। तो ये फील मुझे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, गॉड के लिए भी, नेचर के लिए भी। तो वो ग्रेटिट्यूड मैं हमेशा रखता हूँ। मेरा तो कोई छोटा सा भी करता है तो मैं ग्रेटिट्यूड लाइफ लॉन्ग रखता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि भाई इनकाउंटर टाइम के दौरान
बड़ा बैड टाइम था। हाँ। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे लोगों ने भी इतनी अच्छी मदद की कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ये इतना छोटा आदमी ये इतनी मदद भी कर सकता है। कोई एग्जांपल दे सकते हो अगर इट्स नॉट देयर कंट्रोवर्शियल? अच्छा। नो कंट्रोवर्शियल, बट मैं कहता हूँ मेरे ताऊ जी का लड़का है जो एक फार्मर है, उसके पास जस्ट कुछ 6-7 बीघा जमीन है, कोई ज़्यादा कुछ। हाँ। वन डे ही केम और मेट माई वाइफ एंड आई वॉज बिहाइंड बार्स। उसने कहा कि साहब नहीं, वो सब काम पैसे की ज़रूरत होती है, कहीं लगाना, कहीं कोर्स में कुछ करना हो तो ये मेरी 6-7 बीघा ज़मीन है, ये बेच देते हैं। हाँ। तो हालांकि नहीं ज़रूरत पड़ी, लेकिन मैं कहता हूँ कि इट वॉज सच ग्रेट फीलिंग कि उसने कहा कि इसको कर देते, बेच देते। जो कि मेरे खुद वाले वो जो रियल वालों ने शायद नहीं किया, सोचा होगा, लेकिन ये उसकी उस तरह की। तो मैं सोचता हूँ कि उसके दिमाग में ये फीलिंग आना, मैं बहुत बड़ी बात है साहब। मैं इसलिए कहता हूँ कि ऐसे लोगों ने इतनी सारी हेल्प की, इतने सारी पॉजिटिव व्यूज आए, तो वो फिर मैं उसको कभी भूलता नहीं। वो मैं जब भी बात प्रायोरिटी की आती है फैमिली में, मैं उसको देता हूँ, क्योंकि उस वक्त पे वो नहीं, इसका मतलब ही इज गुड पर्सन, इज गुड पर्सन। ये फील करता है, जिसके दिल में एहसास नहीं है, तो मैं समझता हूँ पत्थर है। भाई पत्थर में हमें क्या फर्क है? सही बात। नहीं, पत्थर की मूर्ति आप जैसी बनाई जा सकती है, वैसी वैसी बनती है ना। सही बात। हम महसूस करते हैं, वो महसूस नहीं करता। यही फर्क है। तो जैसे आजकल के ज़माने में ना सब लोग बोलते हैं कि हमारे जो जनरेशन है, तो हमें हर चीज़ रातों रात चाहिए होता है। मतलब जैसे पेशेंस लेवल कहीं ना कहीं कम है। जैसे मैं एक चीज़ से करेंटली जूझ रहा हूँ, मतलब आई वांट टू टेक इट एज ए टिप्स फ्रॉम योर साइड कि जो मैं कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ एंड ठीक है, बट आई वांट टू अचीव समथिंग एंड मैं उसके लिए हाथ पैर मेहनत सब कुछ कर रहा हूँ, बट वो करेंटली हो नहीं रहा है। एंड समटाइम्स आई गेट पजल्ड कि क्यों नहीं हो रहा है। वैसे वक्त आपके साथ भी गया हुआ? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जनरेशन्स का फ़र्क है। पेशेंस तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं, हाँ। तो ये मान के चलिए कि आपको इसमें समय लगेगा। हाँ। ओवरनाइट होना तो बहुत मुश्किल है। और मैं तो इस बात से जो गीता का सार है कि आप कर्म करते जाइए। जो लाइन आपने चुनी है उसमें आप करते जाइए विथ इंटेंसिटी। ओके। कि आप कितनी गहराई से कर सकते हैं। हाँ। वो करते जाएंगे तो जो आपने सोचा वो डेफिनेटली रिजल्ट वो आएगा। और यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि मैंने तो रास्ता चुना है, वो बिल्कुल वो मंजिल मिलेगी उसमें। हाँ। अब मंजिल मिलेगी तब कि आप पहले अगर मान लो बीच में ही छोड़ गए, हाँ। आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार होगा कि नहीं होगा, ये तो इतने दिन लग गए, आप छोड़ देते हैं। हाँ। फिर मुश्किल है। कहते एक ही है कि आपको पेशेंस रखना है, आपका जो वर्क करना है वो उस वर्क को आप प्यार के साथ करें, विथ लव। काम कोई भी हो, उसको इतनी इंटेंसिटी होना चाहिए। मैं अक्सर मैंने पढ़ा है कि वो अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा, हमसे पूछा कि भाई आप अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट नहीं होते तो क्या करते? तो उन्होंने एक सेकंड के लिए सोचा कि यार बात तो सही है, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं होता तो इस उम्र में मुझे कोई नौकरी भी नहीं लगाता। तो उन्होंने कहा क्या होता ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं झाड़ू निकालने वाला भी होता तो एक नंबर का होता। दुनिया कहती है यार झाड़ू निकाल, अरे अब्राहम लिंकन को बुलाओ, मैं वैसा होता। तो काम कुछ भी हो उसको परफेक्टनेस के साथ करिए आप, तो फिर वो काम में आप परफेक्ट हो जाएंगे, वो मंजिल मिल जाएगी। आधे मन से, आधे अधूरे मन से करेंगे तो फिर नहीं होगा। How many years you are married right now? Marriage, I am 31 years. Somewhere my age. It's 93. Oh no, I was 1994. When joined that you Joined, हाँ. अच्छा, 31 years you were married, 30 years you were in the service. Yeah. Okay, okay. Yeah. What is the definition of love for you? Love, मेरा ये है कि भाई love is basically basic instinct of man, human. Okay. ये इंसान में बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो बच्चा पैदा होता है उससे उसी समय से उसके सबकॉन्शियस माइंड में होती है। बच्चा माँ के पेट में होता है तो वो उस जगह से, उस माँ के पेट से प्यार करने लग जाता है। और वो बाहर निकलता है तो आपने देखा होगा बहुत रोता है,
क्योंकि उसको इस चीज से प्यार था, लव था, उसको बाहर निकाला तो उसको बड़ा तकलीफ। हाँ मेरा यही, जो चीज आपको दिल से बेसिक इंस्टिंक्ट, जो चीज अच्छी लगती है, दैट्स लव। दैट लव कैन बी फॉर द थिंग्स, फॉर द नेचर, एंड दैट इंक्लूड्स ए वुमन एंड गर्ल। तो बेसिकली आपको गुड फील कराए और ब्लिस महसूस, उस वही चीज लव है। बस जो आजकल की जनरेशन में आप लोगों के चल रहा है कि भाई कुछ चेहरे दिखे, कुछ चीज हुई और आपको लगता है कि मुझे उससे लव, मैं समझता हूँ कि वो लव फिजिकल अटैक, yes, that is for time being and for the things, but for love you have to feel from the inner side. ओके For example, चाहे मैं बोलूं कभी नहीं मेरी वाइफ को कि भाई आई लव यू, अगर शब्दों से ही होता तो फिर हर कोई बोल देता है। हाँ ये आपको फील करना है कि अगला आदमी आपको प्यार करता है या नहीं करता है, या मैं करता हूँ नहीं करता हूँ। हाँ ये महसूस करने की चीज है, हाँ। शब्दों में बयान करने की चीज नहीं है। हाँ। अगर आप महसूस करते हो, हाँ मेरा तो ये मानना हाँ कि लव वो है जिसको आप महसूस करते हो। हाँ आपको मिला ना हो, प्राप्त नहीं हुआ हो, कोई जरूरी नहीं है, पर जिसको आप फील करते हो वो लो प्यार है। वो प्यार है। एक चीज लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद मर्दों को बदलना पड़ता है। ये चीज मैंने बाकी प्रोफेशन के लोगों से पूछा है कि यू नीड टू गिव टाइम टू योर स्पाउस, फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ पुलिसमैन कैसे बदलना पड़ता है? मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का चेंज करने वाली कोई बात हो, और फैमिलीज भी अंडरस्टैंड करती हैं। जैसी जॉब है तो इसमें जॉब में ऐसा है, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे साले की शादी थी तो भी मैं मॉर्निंग में पहुंचा और शादी करके फिर वापस जाना पड़ा। तो फैमिली भी समझती है कि ये जॉब की नेचर ऐसी है। हाँ। कई बार हमारे यहाँ बहुत सारी इमरजेंसीज होती हैं, ऐसा पीरियड चल रहा होता है जब छुट्टियाँ नहीं मिलती, टाइम नहीं दे पाते, बट फैमिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है कि यस वो ये सब जॉब हो रहा, जॉब की रिक्वायरमेंट है। हाँ तो मैं सब नहीं समझता कि इसके लिए आपको है। दूसरी बात है कि फिर आप जॉब में रहते हुए किस प्रकार से टाइम दे सकते हैं। वो फॉर एग्जाम्पल मैं सोचता हूँ कि आप हमारी ड्यूटी जैसे यहाँ से भी दिल्ली लग गई, हाँ 4 दिन वहाँ रहना है, तो मैंने तो अक्सर यही किया कि बच्चों को साथ लिया, चल अच्छा जब तक अकेले थे, वाइफ थी, मैं कहा, हमेशा साथ ही बैठो, 4 दिन वहाँ रहेंगे, ड्यूटी भी करेंगे, घूमेंगे, हाँ। तो वो भी एक तरीका है। जब वक्त मिले यस, एक साथ टाइम स्पेंड कर लो। तो वो स्पेंड करें आप। हाँ उसका तरीका यही है, आपको एक मीटिंग है जाना है तो ठीक है, रास्ते में आप साथ हो, साथ बैठोगे, खाओगे, आप गए वहाँ एक दिन नाइट रुकोगे, होल्ड करोगे, तो आपको टाइम मिल गया। हाँ तो ड्यूटी भी हो रही है और आपको टाइम भी मिल रहा है। हाँ हाँ तो ये अक्सर मैं इसी तरह से पूरी लाइफ करते रहे और कभी ये शिकायत नहीं मिली कि आप टाइम नहीं देते। एक बहुत बड़ा कंसर्न, मैं रिसेंटली सर वो स्टडी कर रहा था इन कुछ मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्राइम्स में इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड इट्स ऑल्सो अ कंसर्न फॉर पुलिस डिपार्टमेंट। आज से 10 साल पहले ये आप लोग एक हेडेक नहीं हुआ करता था, आज होता है। रीज़न क्या है? आपने काफ़ी केसेस देखे होंगे। ये बात आप सही कह रहे हैं, ये तो आजकल बहुत ज़्यादा हो गया। मैं समझता हूँ कि इसकी वजह 2-3 है। ओके नंबर 1 तो हमारी सोसाइटीज में जो वेस्टर्न इफेक्ट आया है और जो ओपननेस आया है, खासतौर पे सोशल मीडिया के ज़माने में। पहले क्या था कि दायरा बहुत लिमिटेड था, सोशल मीडिया भी इतना ओपन हो गया है कि घर में बैठे बैठे ही आपके सैकड़ों ऑप्शंस आपके पास में। हाँ पहले के ज़माने में ये ऑप्शंस बहुत कम थे कि आपके कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस का कहीं आपको चांस ही नहीं मिलता। हाँ हाँ आज इतना ओपन हो गया है, उसके बाद में इसको धीरे धीरे सोसाइटी भी एक्सेप्ट करने लगी है। फॉर एग्जांपल हमारे कोर्ट्स भी कहने लगे कि भाई लिव इन रिलेशन ठीक है। हाँ भाई लिव इन रिलेशन तो कोई ठीक है, वो अकेले हैं तब तो ठीक है, बट आप मैरिड हो उसके बाद में लिव इन रिलेशन में रह रहे हो। मैंने यहाँ देखा, मैं इससे पहले सलूम्बर था, प्योरली ट्राइबल एरिया गुजरात बॉर्डर पे, ठीक है कि आज शादी करी और 6 महीने बाद वो दूसरे की चली गई और 1 साल बाद तीसरी को और चौथे को, यही पुरुषों का हाल है। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार से चलता रहा तो हमारी जो फैमिली नाम की जो संस्था है, हाँ वो दैट इज इन डेंजर।
शादी वाली संस्था और फैमिली वाली संस्था शायद थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी, यही चला था। अच्छा। जैसा कि वेस्टर्न हो रहा है, हाँ। कहाँ समाज कहाँ है, बच्चों को पता नहीं कहाँ है, बच्चे शादी कहाँ कर रहे हैं, बच्चे रह कहाँ रहे हैं आफ्टर गेटिंग देयर एडल्ट एज। मेरे ख्याल से दे आर फ्री, न वो माँ बाप का कोई पता है, न कुछ और है। उल्टा हो रहा है कि वेस्टर्न सोसाइटी तो हमारे लिए कहती हाँ, है कभी कि भाई इंडियन सोसाइटी में बहुत अच्छी चीजें हैं, वहाँ कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, वहाँ परिवार सिस्टम है, वो तो ये अडॉप्ट करने की बात करते हैं और हम जो है वो उनकी वाली चीज अडॉप्ट कर रहे हैं। बेसिक रीजन यही है जो हमारे यहाँ सामूहिक समाज का, सामूहिक परिवार का जो कंसेप्ट था, जिसको पूरी दुनिया इसको अप्रिशिएट करती है, वही आपके सुख दुख में काम आता है, वही आपकी तकलीफ में काम आता है। आज किसी रिश्तेदार की कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इवन जो हस्बैंड बीमार पड़ जाए तो वाइफ लाइफ लॉन्ग उसकी सेवा करती है, और वाइफ को हो गया तो हस्बैंड करता है, बच्चे करते हैं। ये कहाँ है? ढूंढते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। अगेन एक ही और फैक्टर आ गया कि हमारे यहाँ भी जैसे इस एरिया में देखते हैं कि आपके 2 बच्चे हैं, दोनों के दोनों कनाडा गए, अच्छा, दोनों के दोनों ऑस्ट्रेलिया गए। तो मैं कहता हूँ कि फिर आपको कौन देखेगा? आपको तो मुखाग्नि देते हुए वो ऑनलाइन देखते हैं। तो हमारी पूरी फिलोसॉफिकल चेंज हो गया कि हमारे यहाँ कंसेप्ट है हिंदुस्तान में कि आपको मुखाग्नि आपका बेटा देगा, और कहते हैं जिसका बेटा नहीं है तो उसका तर्पण नहीं होगा। ऐसे ही भी मुस्लिम्स में है कि भाई आपको कंधा तो कम से कम बेटा दे। तो बेटा तो आपके 2 थे, एक थे वो दोनों के दोनों गए बाहर, आपको ऑनलाइन ही देख रहे हैं। तो हमारा पूरा सामाजिक ताना बाना ही बदल रहा है। समाज की जो हमारी अवधारणा है वही चेंज हो रही है। तो ये क्वेश्चन तो है सोचने के, लेकिन पूरा दुनिया अब ग्लोबल वर्ल्ड है, वन विलेज, द होल वर्ल्ड इज वन विलेज। तो इसमें बचना भी मुश्किल है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी जो मान्यताएं, हमारी संस्थाएं हैं, उनको बचाना भी बहुत आवश्यक है। तो ये लिव रिलेशंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, नो डाउट है उसमें बिल्कुल के लिए खतरा है। 30 साल सर आपकी सर्विस में हो, काफ़ी चीज़ें देखा है। मतलब एज अ लीडर मेनी टाइम्स यू सी सम पीपल सपोर्ट्स यू, सम पीपल प्लेज विथ यू, समटाइम्स यू आर बीइंग टारगेटेड कुछ ना करते हुए भी, बट उस जगह पे खड़े होके यू नीड टू मैनेज द टीम। हाउ आर द सिचुएशंस? बिकॉज इट्स वेरी ग्लोरीफाइड। दूर से ना आपको कोई देख रहा है, एक ऑफिसर है, कोई ये नहीं समझ रहा है वो ऑफिसर रात को क्या अपने आप से जूझ रहा है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। और बीइंग पुलिस ऑफिसर हमें बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। सबसे पहले तो हमें इसी बात से जूझना पड़ता है कि एक नेगेटिव इमेज समाज में पुलिस के प्रति है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं। हमारा कॉलोनियल पास्ट इसके लिए जिम्मेदार है। जब हमारी कंट्री गुलाम थी तो यहाँ पुलिस को उस गुलामी का जरिया समझा गया, गुलामी के लिए काम में लिया गया। उसके बाद में हमारा जितना सिनेमा जगत आया वो सारा का सारा पुलिस को हमेशा विलेन ही दिखाता रहा है। वो ये नहीं देखते कि 24 घंटे की 24 घंटों में से पुलिस कितना वर्क करती है। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा वर्क कोई डिपार्टमेंट करता है तो पुलिस करती है। रात को भी हम मतलब 9-10 बजे पहले कोई फ्री नहीं हो पाता है। रात को भी पेट्रोलिंग में जाना पड़ता है। इस सर्द रातों में आप देख रहे हैं जहाँ शहर में कर्फ्यू सा रहता है, कोई लोग बाहर नहीं निकलता इस सर्द में, लेकिन पुलिस को रोड पे घूमती है। त्योहार जब लोग घर में मना रहे होते हैं हम रोड पे होते हैं। त्योहारों में लोग छुट्टियां मिलती हैं 8 दिन की, 10 दिन की, और हमें त्योहार पे छुट्टी हमारी बंद होती है, बैन होती है। तो ऐसी सिचुएशंस में काम करने के बाद में जो समाज से एप्रिसिएशन मिलना चाहिए वो एप्रिसिएशन पुलिस को नहीं मिल रहा है, बल्कि एक नेगेटिव इमेज के साथ हमें जाना पड़ता है। फर्स्ट हैंड समाज का आदमी सोचता है कि ये है तो पुलिस अफसर है तो समथिंग रॉन्ग, वो पॉजिटिव सोचता ही नहीं। तो पहले तो उस स्टिग्मा से हमें बाहर आना पड़ता है, पहले तो एस्टेब्लिश करना पड़ता है कि नो ऐसा नहीं है। आप देखिए उसके बाद में बहुत सारे पॉलिटिशियंस के एक्सपेक्टेशंस हैं, समाज की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, डिपार्टमेंट के भी, नीचे के ऑफिसर्स के भी, ऊपर के ऑफिसर्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उनके वेलफेयर की, उनके डेली डे टू डे वर्क की, एंड देयर आर सो मेनी कंट्राडिक्शंस एंड वी हैव टू ओवरकम दैट। हाउ टू डील विद दिस सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स? एक सिस्टम में आप हो, इसमें बहुत सारे पॉलिटिक्स चलता है।
और उसमें एक स्ट्रीमलाइन में रह के अपने आप को आगे ले जाना, क्योंकि आप काफ़ी साल हो, मैनी यंग ऑफिसर्स आर वॉचिंग, उनके लिए आप क्या बोलोगे? मेरा तो ये मानना है कि सब हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस भी दे आर नॉट बैड, ऐसा नहीं है, उन पे भी कुछ प्रेशर्स रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जनता हमारे पास आती है, अपनी समस्याएं बताती है, हम उसका समाधान करते हैं। वो अगर नेता के थ्रू आई है तो भी हमें उसी तरीके से उसका समाधान करना है। अगर वो सही है तो, हाँ, और वो गलत है तो फिर आप में एक ना कहने का मादा होना चाहिए। वो आसान होता है। वो आसान होता है, और मैं समझता हूँ कि कुछ दिनों बाद में सब पॉलिटिशियंस आपको समझ जाते हैं कि यार सही काम तो ये कर देगा और गलत तो करेगा नहीं। हाँ, हाँ, और गलत मेरा नहीं, किसी का भी नहीं करेगा। इम्पार्शियलिटी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमें ये पुलिस अफसर के या प्रशासनिक अधिकारी के बारे में ये शो हो जाता है ये तो फला नेता की सुनता है, हाँ, 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 तो फिर आप पार्शियल हो गए, और पार्शियलिटी में आपका हर अच्छा काम भी नेगेटिव लिया जाएगा। हाँ। पर नेताजी तो नाराज हो जाएंगे अगर नहीं सुन रहे तो। पर आफ्टर सम टाइम द रीच ऑन द कंक्लूजन कि नहीं यार काम तो इसने ठीक किया, बात तो ठीक की, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जगह नहीं दूसरी जगह चले जाएंगे। हमारा ये तो है नहीं कि हम किसी जगह आए तो हमें तो सेवा करनी है, अपना काम करना है, नौकरी करनी है, जहाँ जाएंगे वहाँ करेंगे। पर ओवर सम टाइम आपकी एक इमेज फ्रेम हो जाती है कि भाई जस्टिस तो कर देंगे और इनजस्टिस नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं समझता हूँ इससे आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलती है कि बियॉन्ड इसके मैं किसी के अन्याय में क्यों भागीदार बनूं, और जस्टिस मुझे करना है, उसके लिए कोई पॉलिटिशियन भी कर रहा है तो वेलकम, आम जनता भी आ रही कह रही तो भी वेलकम। दैट शुड बी आवर आइडियोलॉजी। मैंने तो लाइफ में बिल्कुल बियॉन्ड इसके कभी नहीं गया, और कोई किसी एक्सट्रीम लेवल पे कभी कोई पॉलिटिशियन मुझसे नाराज भी नहीं हुआ। ग्रीवेंसेस रहती है, मेरा ये काम, मेरा वो काम नहीं हुआ तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे तरीके हैं। इन्वेस्टिगेशन एक लेवल पे ठीक नहीं हुई तो दूसरे से करवा सकते हैं, तीसरे से हो सकती है। अगर मैं ठीक नहीं कर पा रहा हूँ तो आप किसी अन्य से करवा लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और नए में तब प्रेजुडिस हो गए, नहीं मैंने किया वही होना चाहिए, आपको ठीक लगता कहाँ नहीं करवा लीजिए। तो उस बियॉन्ड मैं तो इस प्रिंसिपल के बियॉन्ड कभी गया नहीं। ये लक्ष्मण रेखा मैंने जिंदगी में पूरी कैरियर में 30 साल रखी। और मैं आपको बताऊं कि मैं एक टाइम 5 साल लगातार 5 साल सीएम की खुद की पर्सनल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा, जोधपुर रहा मैं 5 साल लगातार मैं वहां जोधपुर सिटी में रहा। मैं कहूँ कि मुझे हटा दो तो एक सर्किल से दूसरी सर्किल, दूसरी से तीसरी, मैं वहां 1 मिनट नहीं रहना चाहता था, और उन्होंने मुझे हटाया नहीं। इसकी वजह क्या थी कि इम्पार्शियल ये पक्ष में नहीं, कोई मेरा चाहे परिवार का ही सदस्य है, मेरे किसी मुझे किसी जाति से मतलब नहीं, किसी धर्म से मतलब, सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। एक्शन इस अपराधी ये की जाति समझता हूँ तो अपराधी, और एक साधारण आदमी, अच्छा आदमी है, उसको मेरी तरफ से विश्वास होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेफ महसूस करना चाहिए। और जहाँ मुझे लगता है कि अपराधी है, किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र का हो, क्या फर्क। अभी जैसे मैंने यहाँ हनुमानगढ़ बताऊँ मैं, आप लोगों से पूछना, एक क्षेत्र है, कोई खुइया क्षेत्र है, जिसमें कोई नशे के कारोबारी ज्यादा थे। हमने लिस्ट बनाई, पता चला उसमें 150 आदमी है, तो मैंने लिस्ट देखी थी, मैंने कहा लिस्ट बन गई क्या? बन गई। मैं कहा चलिए इस पर, मैं सुबह खुद गया और हमने करीब 200 पुलिसकर्मियों से उस पर रेड की, उसमें से करीब हम 60-70 आदमी पकड़ लाए। कार्रवाई हो गई, एक्शन भी हो गया, रिकवरियाँ हो गई। फिर लोगों ने कहा यार इसमें तो ज्यादातर मुस्लिम्स थे। तो हमने कहा कि पुलिस ऑफिसर की कोई जाति नहीं है, ये अपराधी था, ये वो मुस्लिम नहीं था, वो अपराधी था, और अपराधी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये फीलिंग आप रखो तो लोगों में फेथ पैदा होता है। जस्टिस होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए। दिखेगा तो लोगों में विश्वास पैदा हुआ। हमारा इस पुलिस का स्लोगन है कि अपराधियों में भय और आम जनता में विश्वास। तो आम जनता में विश्वास कैसे होगा? जब उनको जस्टिस होता हुआ दिखेगा। और अपराधियों में भय कैसे होगा? जब इम्पार्शियल कार्रवाई होगी। और हमारे तो कैरियर में यही किया और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। कभी किसी पॉलिटिशियन ने नहीं रोका, कभी किसी ने नहीं कहा कि भी ये आप ऐसा मत करिए। अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए
कम से कम हमारे यहाँ तो रास्ता मैंने तो कभी फेस नहीं की। आपने पॉलिटिशियंस की जिक्र कर रहे थे, मैं कुछ दिन पहले ही एक पॉडकास्ट के थ्रू एक ऑफिसर से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम नेचुरली ना पॉलिटिशियंस की पुलिस की तरह पॉलिटिशियंस की भी एक इमेज जैसे बना के रखा है कि अनपढ़ है, कुछ नहीं पता होता है। तो उन्होंने मुझे बताया, जैसे आपने अभी कहा मैं सीएम के साथ काफी साल काम किया हूँ और मिनिस्टर्स और बहुत सारे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा होगा विद द पॉलिटिशियंस? क्योंकि पॉलिटिशियंस को ग्राउंड लेवल पे कभी कभार आपको लगता है कि बहुत ज्यादा नॉलेज होता है पुलिस से ज्यादा, उनको ये पता होता है किससे क्या और कब करवाना है। नहीं, ये बात सही है कि इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव। ये आपकी सर्विस 30 साल है, उनका 5 साल हो सकता है। नहीं, ये आपके फील्ड की जहाँ तक बात है, हाँ। और जहाँ लोगों को उनको माइंड रीड करने की बात है, वो पॉलिटिशियंस उसमें हमसे कहीं आगे हैं। अच्छा। क्योंकि उनको हर एक तरह के लोगों से डील करना पड़ता है उनको। हाँ। हर आदमी को डील करते हैं वो। हाँ। तो इंटेलिजेंस या उसमें कोई कम नहीं है। हाँ। ठीक है, उनका फील्ड अलग हो सकता है और वो सब समझते हैं। एक लेवल के आगे कोई वो भी इस चीज को नहीं कहते कि होनी चाहिए। हाँ। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है कि जब आप किसी एक पक्ष, एक पॉलिटिशियन का आप फेवर करते हैं, दूसरे की सुनते नहीं है, हाँ। तो फिर गड़बड़ होता है। हाँ। फिर आपको उसका फिर कुछ जवाब उनके भी तो हाथ बंधे हुए होते हैं सर। नहीं कहते। कोई पॉलिटिशियन मुझे तो आज तक नहीं मिला। हाँ। कई बार नाराज होते हैं, ये कैसे हो गया और वो कैसे हो गया, लेकिन जब हकीकत पता चलती है तो कहते नहीं, ही इज राइट, ही हैज डन राइट। तो मुझे तो कभी इस तरह का नहीं होना पड़ा कि भाई कोई अच्छा काम करके और सही काम पे, और जो किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ था, तो भी मुझे कभी कोई पनिशमेंट मिला हो। मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जोधपुर की बताता हूँ। हमने वहाँ एक घासमंडी एरिया है जो रेड लाइट एरिया है और बहुत बदनाम सा एरिया था, वहाँ कोई आसपास रहना भी नहीं चाहता कुछ और भी। तो मैंने उसको बाकायदा, उसमें पीटा एक्ट में प्रोविजन है, डीएम के यहाँ हमने एक इस्तेगासा पेश करके उसको रेड लाइट डिक्लेयर कराया। ठीक है। अच्छा, वो नहीं था पहले? वो था नहीं पहले, डिक्लेयर नहीं था, ऑफिशियली डिक्लेयर करवाया मैंने। जो मैं समझता हूँ इंडिया में बहुत कम एरिया में से होगा तो डिक्लेयर रेड लाइट करवाया। उस एरिया में बाहर का कोई भी आदमी जाता है तो वो that person can be arrested, detained by police. Okay. ये It's a rule of red light area. Yes, this rule of it. Everywhere. Yes. Okay. But हम कहते हैं कि रेड लाइट है, पर रेड लाइट डिक्लेयर बहुत कम होंगे। हाँ, हाँ। और उसके बाद में उसको इवैक्यूएशन के ऑर्डर करवाए। ठीक है। इवैक्यूएशन का ऑर्डर कैसे कराया कि हमने 10-15 केसेस बनाए और पूरी आपकी एविडेंसेस कलेक्ट करके फिर हमने एक कोर्ट इस्तेगासा पेश करके उसको इवैक्यूएशन के ऑर्डर हो गए। तो हमने सारी की सारी उस जितने भी वहाँ थी सबको ट्रेन में बैठाया और रवाना कर दिया, वहां से खाली होगी बस थी। पॉलिटिशियन ने बड़े आरोप लगाए, कुछ तरह तरह की, पता नहीं क्या, उनके अपने अपने इंटरेस्ट थे। बात ऊपर तक, सीएम तक, सब जगह गई, बट अल्टीमेटली ऑल अप्रिशिएटेड कि नहीं, ही हैज डन वंडरफुल एक्शन और हमारे शहर के लिए बहुत ही अच्छा काम हुआ। और मैं कहता हूँ उसके बाद मेरी वहाँ, मैं नहीं रहना चाहता था, मजबूरी में फिर मुझे वहाँ रहना पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि आपको अच्छे काम के लिए कभी पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से, मैं तो कभी मुझे ऐसा नहीं, कभी ऐसा नहीं। तो राइट फ्रॉम हमारे भैरव सिंह साहब सीएम थे, वो फर्स्ट सीएम, तब वो भी बाय नेम मुझे बहुत अच्छे से जानते थे और जब भी कहीं क्रिटिकल पोजीशन होती थी तो हमें डिप्लॉय करते थे। कभी फेथ ऐसा नहीं हुआ कि साहब आप सही काम करते हो आपको कभी पनिशमेंट मिला। मैडम वसुंधरा जी का यहाँ रहा, तो टॉप लेवल की मैं बात करता हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अच्छा काम कर रहे हो और आपको कभी कोई पनिशमेंट मिल रहा हो या आपसे कोई हो रहा हो। हर कोई जानता है सही क्या गलत क्या, और वो मैं कह रहा हूँ पॉलिटिशियन हमसे ज्यादा जानते हैं। तो हम अगर गड़बड़ भी करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं चलता, सब पता रहता है, ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए एक लक्ष्मण रेखा मानते हुए आप सही चलेंगे, एक प्रिंसिपल पे चलेंगे, तो मेरा मानना है कि आपको कोई पॉलिटिशियन कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। शुरुआत के दिन याद है जब एक राजस्थान के लड़का पुलिस वाला बना, टीवी में जिन लोग बड़े बड़े नेता को देखते थे उनसे शुरुआत में कभी फोन आया और कुछ चीजें बोला, क्या था वो? डर लगता था कि एक रियलाइजेशन था शुरुआत में? आज की बात शुरुआत में तो कुछ आप यूँ कहिए कि थोड़ा सा विद्रोहात्मक ज्यादा एलिजिबल, हाँ, कि ब्लड के लिए कि नहीं वो कोई नेता कह रहा हो, I don't bother। नाम बोलने का तरीका नहीं आता था। हाँ, नहीं आता, पर ओवर द टाइम हम ये समझा कि नहीं, वो भी अल्टीमेटली पब्लिक को डील करते हैं
बहुत लोग हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं। वो लोग वहाँ अपने लोकल नेता के पास जाते हैं, वहाँ इजीली कह सकते हैं। तो इसलिए वो जो कहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। कई कबार सर क्यों नहीं पहुंच पाते, जैसे क्योंकि सिस्टम वैसे बनाया गया? नहीं, ऐसा नहीं है साहब, उसका बहुत सारी वजह है। सिस्टम से आदमी के दिमाग में दिमाग में क्या चीज़ आई हुई है, शायद यही दिमाग में होती है कि साहब बिना सिफारिश के काम नहीं होगा। ये भी एक लोगों का थॉट रहता है। क्या पता मैं जाऊँ बड़े अफसर को हमसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो वो पहले अपना जहाँ इजी फील करता है वहाँ नेता के पास जाता है, और नेता के थ्रू हमारे पास बात आती है तो भी व्हाट्स बैड इन दैट, अच्छी बात है। ऐसे जैसे मैं कहूँ पॉलिटिकल सिफारिश की बात है, तो अगर मैं समझता हूँ इज अ गुड ऑफिसर, वो ए प्लेस पे काम करे बी प्लेस पे काम करे, मिले दोनों एक से हैं। और वो अगर पॉलिटिकल सिफारिश है उस मानने में कोई हर्ज नहीं तो क्या प्रॉब्लम है। वहां प्रॉब्लम है कि जहां आदमी फिट नहीं है और स्थान भी फिट नहीं है, तो फिर समझाया जाए तो कोई पॉलिटिशियन इसके लिए ऐसा भी एडामेंट भी नहीं है कि सब किया जाए। लास्ट क्वेश्चन, आपने बोला कि उस टाइम पे कि शुरू में एक रिबल माइंडसेट होता है। आज अब यू नो इन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट या इतने सालों की एक्सपीरियंस में, दो यू हैव अ लॉन्ग इयर्स फॉर रिटायरमेंट, यंग ब्लड्स को देखते हो, क्या फील करते हो? नहीं ये अब, लेकिन मैं अब कुछ भी कहिए, उस रेबल वाली फीलिंग में कुछ जो चीज़ होती थी वो बहुत अच्छी भी थी। अच्छा भाई आपको पता चलता है कि क्रिमिनल है और इसको इसके चाहे कोई भी कनेक्शंस हो, मुझे इसको फिट करना है, कर जाते थे। आज जो जनरेशन पुलिस ऑफिसर्स की भी आ रही है, वो हम जो सोच रहे हैं वो अभी सोचने लग गए। अब जैसे मालूम मैं कहूँ यार ये नया लड़का है, नया ऑफिसर आया, जिसको जाओ ये बदमाश है, ये आजकल के लड़के कुछ ज्यादा डिप्लोमेटिक है। यस, आज ये अभी सोचने लग गए हो कि मेरे इस एक्शन से फला नाराज होगा, फला राजी होगा, क्या होगा। मैं सोचता हूँ कि वो टाइम नहीं है। आपके नए जो है नया है तो कोई गलती करी आते, कुछ एक्सेस करी आते, जैसे कहीं लाठीचार्ज करना है, कम किया ज्यादा कर दिया, कोई लगा गई, कोई हाथ टूट गया, कोई पाँव पड़ गया, तो भी हमारे यंग ऑफिसर्स को आप ये सपोर्ट करोगे अगर वो ये करेगा तो? यस भाई, यंग ऑफिसर्स नहीं करेंगे तो सोसाइटी फिर ठीक कैसे होगा, बदमाश वाला एक्शन कैसे होगा। आप देख रहे हैं डे बाय डे जो लॉलेसनेस हो रही है, जगह जगह आप देख रहे हैं कहीं मॉब लिंचिंग हो गई, कहीं आपने समझा कि ये चोर है, पकड़े मार दिया, मौत ही हो गई उसकी। तो ऐसी लॉलेसनेस की स्थिति में जब तक आप स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे, जो आपको कानून पावर देता है, कानून जो पावर दे रहा है उसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हमने क्या किया, इनकाउंटर किस बात का था कि आप जो पुलिस पे गोली चला रहे हो, तो पुलिस को जो हथियार दिए हैं वो सिर्फ देखने के लिए या कोई डेकोरेटी पीस तो है नहीं। और कानून कहता है कि यू हैव टू टेक डिफेंसिव एक्शंस, वो नहीं लेंगे तो बदमाश रुकेगा कैसे? सही बात। अब वो लिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट यू शुड यूज योर पावर्स। और वो पावर अगर नया लड़का सोचने लग जाए कि मैं ये पावर यूज करूंगा तो शायद मेरे से कोई नाराज हो जाएगा, तो फिर राइट एक्शन कैसे होगा? एक स्टेज के बाद एक बाद सोच सकता है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा। यंग बच्चा उसके क्या, न कोई बच्चे हैं उसके, न कुछ और है, तब तो कर गुजरना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि भाई उसका अपना एक पॉजिटिव चीज भी थी, रेबल वाली फीलिंग में बहुत सारी चीजें पॉजिटिविटी भी थी, जो आज जो बच्चे सोच रहे हैं फिर वो चीज उसमें नहीं आ पा रही। Thank you so much for giving the time. Thank you.